pH का वैल्यू 7.5 और 9.5 के बीच में होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होगा उसका? AgCl डिकम्पोजेस इनटू Ag प्लस Cl2। ये आपका सीरीज में है तो 3 + 3 6 ओम, टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारा 6 ओम। अब हम करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर? HCl को वाटर से हम पास करते हैं तो क्या क्या ट्रू है? इट डज नॉट आयोनाइज इन द सोल्यूशन, इट आयोनाइजेस इन द सोल्यूशन, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल सोल्यूशन, और इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन दिस सोल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोनियम हाइड्रोजन आयन। क्या ट्रू है? सोल्यूशन में आयोनाइज तो होता ही है, तो इट आयोनाइजेस इन द सोल्यूशन एंड हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा हाइड्रोजन आयन का वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बिनेशन की वजह से। ऑलराइट, सो ऑप्शन 2 एंड 4, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, हमें करेक्ट और रॉन्ग बताना है। स्टेटमेंट ए, डिटर्जेंट विथ लेस ब्रांचिंग इन द मॉलिक्यूल इज डिग्रेडेड मोर इजीली देन ब्रांच्ड वन। ट्रू, जिसमें ब्रांचिंग कम होती है वो इजीली डिग्रेड हो जाता है। सोप्स आर 100% बायोडिग्रेडेबल। ट्रू, ये भी ट्रू है। सो हेंस बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट, कॉपर यूटेंसिल्स slowly lose their shiny brown surface and gain a green coat on prolonged exposure to the atmosphere। और ये किसके वजह से होता है? कॉपर कार्बोनेट के वजह से। मैचिंग, कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, इसीलिए उसको कैरोसिन में स्टोर करते हैं। सिल्वर इज टार्निश्ड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। नॉन मेटल एंड अ गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट। Property of a metal in which it can be drawn into wires is called ductility, बचपन से पढ़ा है। Which one of the following properties of carbon is not responsible for its formation of large number of compounds? Large number of compounds catenation की वजह से होता है, tetravalency की वजह से भी होता है, isomerism की वजह से नहीं होता। Hence the correct answer is isomerism. A solution turns the color of turmeric to reddish brown. If the same solution is poured on universal indicator, its color would change to blue. All right? जब pH का वैल्यू 7.5 और 9.5 के बीच में होता है तब टर्मरिक का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ब्लू। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मींस वाटर ऐड करना। अब जैसे जैसे वाटर ऐड करेंगे तो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ तो डिक्रीज होगा ही, राइट? सो असर्शन इज ट्रू। आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड और बेस इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। यस, एसिड और बेस को हम जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे आयंस प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का ए, इफ यू हैव फिनोल्फ्थालीन एज एन इंडिकेटर, हाउ विल यू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस? अगर आपके पास फिनोल्फ्थालीन है तो आप एसिड और बेस का टेस्ट कैसे करोगे? What will be the color of blue litmus paper on bringing in contact with a drop of dilute NaOH? So let's see इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। फिनोल्फ्थालीन क्या है? न्यूट्रल सोल्यूशन है, कलरलेस होता है। इसको अगर हमने बेसिक सोल्यूशन में ऐड किया तो उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक। यानी अगर फिनोल्फ्थालीन ऐड करने में पिंक हो जाए तो समझ जाना कि वो क्या है? बेस। एंड अगर हमने उसे किसी सोल्यूशन में ऐड किया, कोई चेंज नहीं आया, कलरलेस ही है, तो वो क्या हो जाएगा? एसिड। क्लियर? कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर विल रिमेन ब्लू। अगर हम ब्लू लिटमस में NaOH ऐड करेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सिल्वर क्लोराइड kept in a china dish turns gray in sunlight। सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का हो जाता है? ग्रे कलर। तो उसको हमें लिखना है, राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। चाइना डिश में रखा होता है तब सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है वो लिखना है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, उसका वन यूज एंड वन मोर केमिकल दैट कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। तो जब चाइना डिश में रखा होता है सिल्वर क्लोराइड का कलर वुड बी व्हाइट कलर। केमिकल रिएक्शन क्या होगा उसका? AgCl decomposes into Ag plus Cl2, decomposition chemical reaction। एप्लीकेशन क्या है इसका? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, जिंक को हम कैलेमाइन में से ऑब्टेन कर सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू। सेम वे
सोडियम को भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ये हुआ आपका आंसर कंप्लीट, हर एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर? ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर ब्लू कलर का कॉपर नाइट्रेट पाउडर हीट करना है, हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस एक्स। सिर्फ एक्स अननोन है, बाकी सब हमें पता है। हमें लिखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ब्राउन गैस कौन सा है वो फाइंड आउट करना है एंड टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है। और एक बात, व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स, यानी जो गैस एक्स निकला उसको हमने वाटर में मिक्स किया तो उसका पीएच का रेंज क्या हो सकता है। ये आ गया हमारा रिएक्शन, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, हीट किया, कॉपर ऑक्साइड मिल गया, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड मिल गया, ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ऑलराइट, प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? सो ब्राउन कलर का क्या मिला हमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। रिएक्शन कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये मेटेलिक ऑक्साइड है या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, ऑलराइट, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, इसीलिए इसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27, a clean aluminum foil was placed in an aqueous solution of zinc sulfate, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में एल्यूमिनियम फॉइल रखा गया। When the aluminium foil was taken out, after 15 minutes, its surface was found to be coated with a silvery gray deposit. 15 मिनट के बाद आपने सिल्वर फॉइल निकाला, उसके ऊपर ग्रे कलर का चमकता हुआ डिपॉजिट देखने मिल गया, लेयर देखने मिल गया। So from the given observation, what can be concluded? Conclusion लिखना है आपको। So let's see. क्या लिखोगे आप? एल्यूमिनियम जो है जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जब आपने एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को जिंक सल्फेट में डाला, उसने क्या किया, जिंक सल्फेट में से जिंक को रिप्लेस कर दिया और क्या फॉर्म कर लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसीलिए उसके ऊपर एक लेयर शाइनी सरफेस बन गया। सो हेंस द रिएक्शन इज ZnSO4 plus air gives Al2SO4 whole thrice plus Zn. This is an example of displacement reaction. Question number 28. In a balanced chemical reaction, equal number of atoms are present on both sides of reaction. Balanced chemical reaction is based on law of conservation of mass, which means that total mass of reactant and the total mass of product on both the sides must be equal. So for example, हमें दिया है magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. In a reaction, 35 ग्राम of reactant. अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ओके, ये सब पूरा पैरा था, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इन अ रिएक्शन 35 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना है टोटल, 35 ग्राम। PQ ब्रेक्स डाउन, PQ है हमारा रिएक्टेंट, वो ब्रेक हो रहा है इनटू P एंड Q। 20 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, P कितना है 20 ग्राम, एंड एन अननोन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट Q कितना है पता नहीं है। क्लियर? हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट Q। दूसरा, solid mercury oxide is heated and liquid mercury and oxygen gas are produced. इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तीसरा, कौन सा लॉ सेटिस्फाई करेगा इसको, वो लिखना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। और में दिया हुआ है C6H6 plus 15O2 gives MCO2 plus NH2O, इसको हमें बैलेंस करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ M एंड N। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। PQ ब्रेक हो गया, P एंड Q, 35 ग्राम 20 ग्राम। अब भी हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों साइड पे मास क्या होना चाहिए, टोटल इक्वल होना चाहिए। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 35 माइनस 20 यानी कि 15 ग्राम। क्लियर? टू इजी, फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकेंड, 2 मोल्स ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला HgO, क्या देगा Hg प्लस O2। थर्ड, कौन सा लॉ इसको सेटिस्फाई करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। क्लियर? और इसको आप बैलेंस करोगे ना, जो इक्वेशन आपको दिया था, आंसर क्या आएगा आपका 12 एंड 6। क्लियर? बैलेंस करके दिखाऊं, चलो एक बार बैलेंस करके दिखाते हैं। 2C6H6 प्लस 15O2,
LHS, RHS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 6 2 जार 12, राइट हैंड साइड नहीं पता। हाइड्रोजन 6 2 जार 12, ऑक्सीजन 15 2 जार 30। ऑलराइट, नीचे का पता है, ये लिख देते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कार्बन 1 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन 2 + 1 3 है, उसको हमें बैलेंस करना है। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट। कार्बन 12 है, मतलब यहां पे हमें मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा, तो वो 12 होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहां पे अगर हम 12 लिखेंगे तभी तो कार्बन बैलेंस होगा, है ना। ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास टोटल 30, यानी 12 2 जार 24 प्लस, अब यहां पे कितना लिखना पड़ेगा, 30 में कितने बाकी है 6, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा 6। हो गया ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन चेक करते हैं, 6 2 जार 12, दैट्स इट, बैलेंस्ड। क्लियर। तो कार्बन 12, ऑक्सीजन 24 + 6 30, हाइड्रोजन 6 2 जार 12, ऑल डन। So your answer is 12 and 6. Question number 29. State any two reasons for carbon forming a large number of compounds. Why does carbon form compounds? Mainly by covalent bond, having low melting and boiling point. With the help of balanced, okay, पहले हम कार्बन का देख लेते हैं। एक तो रीजन देना है कि वो क्यों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका लो क्यों है। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू कंबाइन विद इटसेल्फ, कार्बन अपने कार्बन के साथ में ही जो कंबाइन होता है लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। और वो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, उसका एक और रीजन है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, और दोनों ही काम में एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। ऑलराइट, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए पड़ेगा। सो कार्बन क्या करता है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं करता, वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे कार्बन के साथ या फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ, एंड हेंस इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, शेयर किए, डोनेट नहीं किया, गेन नहीं किया, तो उसके पास कोई चार्ज नहीं आने वाला, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, गॉट इट। और चार्ज नहीं है, इसीलिए उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो वीक होता है। नाउ क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, हेंस कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टूड। सेकंड क्वेश्चन, उसका बी पार्ट, with the help of balanced chemical equation explain sodium is added to ethanol and ethanol burns in the presence of oxygen. इजी रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन है, आप सब ध्यान से लर्न करते जाओगे ना, इट्स टू इजी। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH प्लस Na, सिंपली H हटा दो, H के जगह पे लिख दो Na प्लस H2 को अलग कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट, इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन मतलब कंबशन रिएक्शन हुआ, और कंबशन में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट्स इट। It is observed that covalent compounds are bad conductors of electricity. Give reason. और का क्वेश्चन है, carbon can neither form cation or anion. Why? Draw electron dot structure of ethanol and identify heteroatoms. Okay, पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर देख लेते हैं। बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने से दो एटम्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड्स। नाउ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो रहे हैं एटम्स के बीच में, उनके बीच में चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होने वाला, तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि चार्ज ही नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगा, तो दे आर पुअर कंडक्टर। नाउ क्यों ये कैटायन और एनायन फॉर्म नहीं करता, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स कम है स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए, तो ईदर इट हैज टू गेन इलेक्ट्रॉन और इट हैज टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों में ही एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। नाउ सी, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होगा, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होंगे, 6 प्रोटॉन्स बचेंगे और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, तो ये न्यूक्लियस के लिए होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ कैटायन का रीजन देखो, कैटायन अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो अब क्या होगा,
जो न्यूक्लियस है उसके पास प्रोटॉन तो 6 हैं अभी भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब सिर्फ कितने बचेंगे? 2. अगेन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द न्यूक्लियस. एंड देन कम्स इथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. लेट्स ड्रॉ इट वंस. इथेनॉल मीन्स हाइड्रोजन 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 OH. ये है इथेनॉल का स्ट्रक्चर. अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. कार्बन कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4. हाइड्रोजन 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 एंड OH. क्लियर. हाइड्रोजन को हम कर देते हैं सर्कल 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 सर्कल. कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8. इस पे आप बना दो एक सर्कल. कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8. इस पे आप कर दो सर्कल. एंड दैट्स द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, हेटेरो एटम आपको आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हेटेरो एटम के लिए क्या करना? सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी है उसका नाम लिख दो, यानी ऑक्सीजन, और इसका आंसर आएगा क्लोरीन. क्लियर. लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग. सेक्शन सी. अब हम सेक्शन सी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? स्पीड ऑफ ऑल कलर्स इज सेम इन एयर और वैक्यूम. स्पीड ऑफ ऑल कलर्स इज डिफरेंट इन डेंसर मीडियम. Speed of light in air is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Refractive index has no unit. फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है. कलर्स का सेम होता है वैक्यूम और एयर में, डेंसर मीडियम में अलग होता है. स्पीड ऑफ लाइट भी ट्रू है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता. सो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू. इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय क्लास प्रिज्म, द कलर्स P and Q आर. P and Q कौन से कलर हैं? तो ये हैं आपके वायलेट एंड रेड कलर. क्यों? क्योंकि दोनों मिनिमम एंड मैक्सिमम डेविएट होते हैं. अ न्यूट्रल बॉडी में एक्सपीरियंस अ नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक फोर्स. न्यूट्रल बॉडी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर नॉन जीरो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, एंड एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है. हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 33. Write the conditions for observing a rainbow. Show by drawing a suitable diagram. Rainbow का condition लिखना है, explain करना है diagram से. So, conditions क्या है? Sun comes out after a rainfall. Rainfall के बाद sun आना चाहिए. And observer जो है will stand with the sun towards his her back. Formation of rainbow क्या होगा? Rays of light जो है observer के through observer तक पहुंचेगी through पहले होगा refraction, फिर होगा रिफ्लेक्शन, अगेन होगा रिफ्रैक्शन. ये आ गया आपका डायग्राम. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 34. राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है. इट्स टू इजी. क्या है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. दैट्स इट. सब कुछ मेंशन कर दो. H क्या है? हीटिंग इफेक्ट. I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू इट. R इज रेजिस्टेंस. T इज time. B. Compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 2 hours through a potential difference of 40 volt. Charge आपको दिया है Q 96,000 coulomb. Time दिया है 2 hours. Potential difference दिया है 40 volt. हमें कंप्यूट करना है हीट जनरेटेड. नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ हीट. H is equal to I square R T, right? But we don't have the value of R, we don't have the value of I, right? So क्या करेंगे हम? But हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है. We know V is equal to IR, right? तो एक IR के जगह पे हम लिख देते हैं V और एक I बचेगा T. H is equal to VIT. ये फॉर्मूला हमें यूज करना है. करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, यानी Q बाई T मल्टीप्लाई T. सो T एंड T गेट्स कैंसल्ड. तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? V मल्टीप्लाई Q. V है आपका 40, Q है आपका 96,000. बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ गया जूल्स में. क्लियर.
Next question. In the given circuit, find total resistance of the network A of resistor, current through ammeter A, potential difference across 3 ohm and 6 ohm resistor. It's too easy, orally ही कर देते हैं हो सके उतना. टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है. 6 and 6 पैरेलल में है. ऑलराइट, तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा? 6 and 6 मीन्स 1 upon RP is equal to 1 upon 6 plus 1 upon 6. 1 upon RP is equal to 2 by 6. 2 ones are 2 3s are. तो RP कितना आ गया हमारा? 3 ओम. अब जो दूसरा रेजिस्टर है वो आपका ऑलरेडी सीरीज में ही है, ये आपका सीरीज में है, तो 3 plus 3 6 ओम. टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारा 6 ओम. दूसरा करंट थ्रू एमीटर ए, करंट फाइंड करना है. सो V is equal to IR. I is equal to V by R. V कितना है? 6 वोल्ट. R भी आया 6 वोल्ट, तो करंट कितना हो गया? 6 by 6 1 एम्पियर. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर एंड 6 ओम रेजिस्टर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. तो V is equal to IR. ऑलराइट, यहां आपका करंट क्या होगा? 1 एम्पियर. तो 1 मल्टीप्लाई 3 3 एम्पियर. यहां क्या होगा? पैरेलल में करंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. दोनों 6 एम्पियर है, तो ये हो जाएगा हाफ एम्पियर हाफ एम्पियर. तो हाफ मल्टीप्लाई 6 अगेन 3 एम्पियर. एक बार दिखा देती हूं आपको मैं. ये देखो 3 ओम. 3 ओम में तो क्या हो गया आपका वोल्टेज? 1 मल्टीप्लाई 3 3 वोल्ट. और 6 ओम में क्या हो जाएगा? एज आई सेड, करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. दोनों सेम रेजिस्टर है, 6 ओम 6 ओम, इसीलिए करंट क्या हो जाएगा? हाफ एम्पियर हाफ एम्पियर. सो हाफ मल्टीप्लाई 6 3 वोल्ट. क्लियर? Let's do question number 35. Find the direction of magnetic field due to a current carrying coil held. Direction of magnetic field find करना है. पहला है vertically in north south plane and observer looking it from east sees the current flowing in anti-clockwise direction. Current कौन से direction में flow हो रहा है? Anti-clockwise. रखा कौन सा है? North south plane, vertically रखा हुआ है. Observer कहां से देख रहा है? East से. So इस केस में क्या होगा? कॉइल को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ऑब्जर्वर ईस्ट से देख रहा था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. सेकंड में कॉइल को वर्टिकली ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा है, वर्टिकली ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा है, और करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन से डायरेक्शन में होगा? साउथ नॉर्थ डायरेक्शन. एक बार उसका हम क्वेश्चन देखते हैं. ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है? साउथ से, इसीलिए उसका डायरेक्शन क्या होगा? साउथ नॉर्थ डायरेक्शन. थर्ड में हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और ऑब्जर्वर जो है उसको नीचे से देख रहा है. करंट का डायरेक्शन क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज. सो कॉइल को वो नीचे से देख रहा है, हेंस इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन से देख रहा है ना, उसी डायरेक्शन से उसको दिखने वाला है. क्वेश्चन नंबर 36. अ कैमरा इन मेनी वेज इज सिमिलर टू ह्यूमन आई. Still there are some basic differences in the image formation between the two. Explain. कैमरा और ह्यूमन आई को हमें कंपेयर करना है. So yes, camera in many ways is similar to human eye and camera has convex lens. कैमरा में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, बट कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं. जैसे कि पहला, कैमरा के अंदर लेंस और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर सकते. However, आई के अंदर हमारे पास क्या होता है? सिलियरी मसल्स. कैमरे में सिलियरी मसल्स नहीं होता, आई में सिलियरी मसल्स होता है, और ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है लेंस और रेटिना के बीच के डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए. दूसरा, रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होता है वो टेम्पररी होता है, लेकिन वो हमारे ब्रेन में एज अ मेमोरी छप जाता है, प्रिंट हो जाता है इंप्रेशन, और इमेज जो फिल्म कैमरा में होता है वो परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 37. पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है. बार मैग्नेट के आजू बाजू पोजीशन मार्क करना है, नॉर्थ साउथ पोल्स, एंड जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है वो लिखना है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते वो बताना है. यस, सो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल. यहां पे पोल्स के पास में आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं. सो पोल्स आर मेंशन्ड.
हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते एक दूसरे को? क्योंकि जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे फील्ड लाइन के दो डायरेक्शन दिखाई देंगे और ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 38। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है आर्म बी का। ओरली कर दो, सब सीरीज में है, ऐड कर दो। 10 + 5 15, 15 + 15 30 ओम। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। बी और सी का करना है। ये आ गया 30 ओम, इसको भी ऐड कर दो। 10 + 20 30, 30 + 30 60। नाउ 1/30 + 1/60, इसका कर दो आप 1/30 + 1/60। एलसीएम ले लो, 3/60 आएगा। रेसिप्रोकल कर दो, रिड्यूस कर दो। आर कितना आ गया? 20 ओम। टोटल रेजिस्टेंस इन आर्म ए, आर्म ए के अंदर कितना रेजिस्टेंस है उसको भी ऐड कर लो। 5 + 15 + 20 40 ओम। तो अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड कर दो, आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी 40 + 20 60 ओम। अब यहां से आपको फाइंड करना है करंट। V = IR, ओम्स लॉ। तो I क्या हो जाएगा आपका? V/R। V कितना दिया है? 6 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना लेंगे? 60। तो I कितना आ गया? 0.1 एम्पियर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर आप आर्म बी को हटा देते हो तो करंट कितना होगा? तो अब हम क्या करेंगे? ए आर्म और सी आर्म, इनका जो रेजिस्टेंस है उसको ऐड करेंगे। ए का तो 40 आया था और सी का आया 60, दोनों को ऐड कर दो। कितना आया? 100 ओम। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई कितना आ जाएगा? 6/100, 0.06 एम्पियर। क्लियर? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 39। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे का पाथ शो करना है डायग्राम के साथ। पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। सो लेट्स डू इट। रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और यहां से रिफ्रैक्ट होके चला जाएगा। यहां से डॉटेड लाइन लेंगे और उसको फोकस 1 पे हम इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा, F2 पे अगर रे आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्रैक्ट हो जाएगा और यहां से डॉटेड लाइंस आएंगी अपीयर टू मीट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से है 16 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। U ऑलवेज नेगेटिव, -16। कॉन्वेक्स लेंस है इसीलिए F का वैल्यू होगा 24, पॉजिटिव 24 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। तो लेंस फॉर्मूला आप यूज करो 1/v - 1/u = 1/f और यहां से आप v का वैल्यू फाइंड करो, -48 सेंटीमीटर आएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO = v/u। दो फॉर्मूले हैं, बस इसमें भी आप वैल्यू पुट कर दो। HI/HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4, v का वैल्यू -48, u का वैल्यू -16, क्रॉस कर दो। हाइट ऑफ इमेज आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना है, उसकी SI यूनिट लिखनी है। सो पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज लाइट रेज। SI यूनिट क्या है पावर का? डायोप्टर। और पावर ऑफ लेंस नेगेटिव किस में होता है? कॉनकेव लेंस। क्लियर? इसका बी क्वेश्चन देख लेते हैं। बी क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ फाइनाइट साइज। ओके, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है फाइनाइट साइज का, यानी एकदम डिमिनिश भी नहीं और एनलार्ज भी नहीं। हमें फाइंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है इन फ्रंट ऑफ लेंस, सारी पॉसिबल पोजीशंस लिखनी है एंड एक का डायग्राम ड्रॉ करना है। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? बियॉन्ड 2f1, दूसरा एट 2f1, तीसरा बिटवीन 2f1 एंड f1। क्लियर? 3 आप पोजीशन लिख दो, पॉसिबिलिटी लिख दो और किसी भी एक का डायग्राम ड्रॉ कर दो। टू इजी, गॉट इट? ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको काफी सारे। सो दिस इज द पेपर ऑफ साइंस सैंपल पेपर। इस तरह से आपको फटाफट से पेपर सॉल्व करना है। जितना फटाफट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा बोर होगे। क्लियर? तो फटाफट सैंपल पेपर करो, फटाफट समझो और उसे लर्न करो। So this is one of the best way to prepare for your board exams.
If you like this video, share it maximum with your friends and I'll see you in the next video. Thank you.